नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे बवंडर की कहानी में उतर रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हम्म। एक गुमनाम कबीलाई लड़के तेमुजिन से दुनिया के सबसे बड़े जुड़े हुए साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान बनने तक का सफर। और ये सिर्फ तलवार और खून की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये संगठन, रणनीति और हाँ, एक बेहद जटिल विरासत की भी कहानी है। बिल्कुल। और हमारी ये गहरी पड़ताल आधारित है द राइज एंड लेगेसी ऑफ चंगेज खान नाम के लेख के कुछ अंशों पर। हाँ, ये स्रोत हमें उस उथल-पुथल भरे दौर और उस शख्सियत को समझने में मदद करता है जिसने, कह सकते हैं, उसे आकार दिया। हमारा इरादा है ये समझना कि किन हालात ने तेमुजिन को घड़ा, कैसे वो बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक लोहे की मुट्ठी में बांध पाया, उसके साम्राज्य की मशीनरी कैसे काम करती थी, और सबसे जरूरी उसकी विरासत इतनी विवादास्पद क्यों है। मतलब एक तरफ बेइंतहा क्रूरता और दूसरी तरफ गजब का प्रशासनिक कौशल। बिल्कुल। हाँ। ये सोचना ही हैरत अंगेज है। एक ऐसा साम्राज्य जो प्रशांत महासागर से पूर्वी यूरोप तक फैला था और दुनिया की लगभग चौथाई आबादी पर हुकूमत। हाँ, 13वीं सदी में ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के मंगोलिया से। कठोर विशाल घास के मैदान, जहां जिंदगी खुद एक जंग थी। बिल्कुल। यहीं कहीं 1162 के आसपास ओनोन नदी के किनारे बोरेजिगिन कबीले में तेमुजिन का जन्म हुआ। पिता थे यसुगेई, एक छोटे सरदार, और माँ होइलोन। नाम भी अजीब था तेमुजिन। असल में एक दुश्मन तातार योद्धा का नाम था जिसे यसुगेई ने बंदी बनाया था। हाँ, ये वो दौर था जब मंगोल कबीले किसी एक झंडे के नीचे नहीं थे। मतलब लगातार आपसी लड़ाइयां, लूटमार, धोखा, एकता तो एक सपना थी। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने और दूसरे को कमजोर करने में लगा था। बिल्कुल। और इसी अराजकता के बीच सिर्फ 9 साल की उम्र में तेमुजिन की दुनिया उजड़ गई। पिता यसुगई को दुश्मन तातार कबीले ने धोखे से जहर देकर मार दिया। 9 साल की उम्र में। हाँ, ये घटना तेमुजिन के लिए सिर्फ पिता का साया उठना नहीं था, ये जिंदगी का वो पहला क्रूर सबक था जिसने शायद उसके भविष्य की दिशा तय कर दी। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। पिता की मौत के बाद उनके अपने ही कबीले ने हाँ, उनकी माँ होइलून और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं था। सोचिए जरा, एक रानी जैसी माँ और उसके बच्चे अचानक जंगल में भटकने, कंदमूल खाने, मछलियां पकड़ने, छोटे मोटे शिकार पर जीने को मजबूर हो गए। ये अपमान, ये लाचारी, इसी संघर्ष ने तेमुजिन के जहन में एक बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी होगी। शक्ति ही सब कुछ है, दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। और शायद इसी असुरक्षा ने उसके अंदर वो जिद और जरूरत पड़ने पर बेरहमी दिखाने का गुण पैदा किया। हाँ बिल्कुल। इसी का एक उदाहरण है उसका अपने सौतेले भाई बेख्तर से हुआ झगड़ा। अच्छा। हाँ, शायद शिकार या खाने पीने के बंटवारे पर कोई विवाद हुआ होगा और उसका अंत तेमुजिन ने बेख्तर की हत्या करके किया। अपने भाई की? सौतेले भाई की। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि बचपन से ही उसमें लीडरशिप और अपने रास्ते के कांटों को हटाने की प्रवृत्ति थी, चाहे वो कांटा कोई भी हो। लेकिन इन मुश्किल सालों में कुछ वफादार रिश्ते भी बने होंगे। हाँ जरूर। जमुखा नाम के लड़के से उसकी गहरी दोस्ती हुई, जिसे अंदा यानी खून का भाई माना। अंदा? हाँ, हालांकि किस्मत का खेल देखिए, यही अंदा आगे चलकर उसका सबसे कट्टर दुश्मन भी साबित हुआ। अरे, और विवाह? और फिर उसका विवाह हुआ बोड़ते से। वो एक प्रभावशाली कबीले से थी। बोड़ते? हाँ, बोड़ते ना सिर्फ उसकी पहली और मुख्य पत्नी बनी, बल्कि मंगोल साम्राज्य की महारानी भी। उन्हीं से चंगेज खान के वो 4 बेटे हुए, जोची, चगताई, ओगदई और तुलुई, जिन्होंने उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाया। लेकिन तेमुजिन की जिंदगी में शांति कहाँ? शादी के कुछ ही समय बाद हाँ, दुश्मन मर्किट कबीले ने बोड़ते का अपहरण कर लिया। ओहो। ये तेमुजिन के लिए व्यक्तिगत अपमान तो था ही, एक उभरते नेता के तौर पर उसकी साख का भी सवाल था। पुराने दोस्त जमुखा और एक ताकतवर सरदार तोगरुल खान, जो उसके पिता के भी अंदा थे, उनसे मदद मांगी। अच्छा, एक गठबंधन बनाया। हाँ, एक गठबंधन बनाया और मर्किट कबीले पर हमला बोल दिया। ये उसका पहला बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था और इसमें उसे सफलता मिली। बोड़ते को छुड़ा लिया गया। इस जीत ने तो उसका कद बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल, इस जीत ने मंगोल राजनीति में तेमुजिन का सिक्का जमा दिया।
अब वो सिर्फ येसुगेई का बेटा नहीं था, बल्कि एक काबिल योद्धा और नेता था। यहीं से शुरू हुआ बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट करने का लंबा और अक्सर खूनी सफर। उसकी सफलता का राज क्या था? मतलब कैसे किया उसने ये? देखिए, उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था उसका नजरिया। वो कबीलाई वफादारी से ऊपर उठकर सोचता था। उसने अपनी सेना और प्रशासन में योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व दिया, न कि खानदानी रिश्तेदारी को। ये तो उस जमाने के हिसाब से बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात। उसके सबसे करीबी और ताकतवर सेनापति अलग अलग कबीलों से आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काबिल थे। ये उस कबीलाई समाज में एक क्रांतिकारी सोच थी। कठोर अनुशासन और अपने वफादारों के प्रति गहरा सम्मान, ये उसकी ताकत बने। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1206। ओनोन नदी के किनारे एक विशाल सभा जुटी। हाँ, कुरुलताई। ये मंगोलों की पारंपरिक महासभा होती थी, जहां बड़े फैसले लिए जाते थे। कुरुलताई। इसी कुरुलताई में सभी मंगोल कबीलों ने एकजुट होकर तेमुजिन को अपना सर्वोच्च शासक चुना और उसे चंगेज खान की उपाधि दी। चंगेज खान ये सिर्फ एक नाम नहीं था, है ना? इसका मतलब क्या था और इससे क्या बदला? इसका शाब्दिक अर्थ देखिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे समस्त सागरों का शासक या सार्वभौमिक शासक माना जाता है। लेकिन इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे थे। ये सिर्फ तेमुजिन की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये बिखरे हुए आपस में लड़ने वाले कबीलों के एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र बनने का ऐलान था। अच्छा। ये उस पहचान का प्रतीक था जिसके तहत अब वो दुनिया जीतने निकलने वाले थे। यहीं से मंगोल साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। अक्सर चंगेज खान को सिर्फ एक विजेता के तौर पर देखा जाता है, लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, उसे एक ढांचा भी चाहिए। क्या उसने इस पर काम किया? बिल्कुल, और यही उसकी दूरदर्शिता दिखाता है। उसने सिर्फ जीता ही नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल और कह सकते हैं टिकाऊ साम्राज्य की नींव रखी। उसके सुधार कमाल के थे। जैसे कि? सबसे पहले तो सैन्य संगठन। उसने पूरी सेना को दशमलव प्रणाली पर आधारित किया। 10, 100, 1000 और 10,000, मतलब अरबान, जुन, मिंगन, तुमन सैनिकों की टुकड़ियां। हाँ, ये तो सुना है। और हर टुकड़ी का कमांडर उसकी योग्यता और वफादारी के आधार पर चुना जाता था। अनुशासन इतना सख्त कि युद्ध से भागने या हुक्म ना मानने की सजा मौत थी। इसी संगठन ने मंगोल सेना को अपराजेय बना दिया। और कानून? इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाने के लिए कोई नियम कानून भी तो चाहिए। उसने यासा नाम का एक लिखित कानून लागू किया। यासा। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि मंगोलों की कोई लिखित परंपरा नहीं थी। उसने शायद उइगर लिपि को अपनाया। यासा में चोरी, झूठ, व्यभिचार और खासकर आपसी झगड़ों पर बहुत कठोर सजाएं थीं। मंगोलों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए। बिल्कुल, लेकिन यासा की सबसे हैरान करने वाली बात थी धार्मिक सहिष्णुता। ये वाकई हैरान करने वाला है उस दौर में, धार्मिक सहिष्णुता। हाँ, यासा ने साम्राज्य में रहने वाले सभी धर्मों, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, यहूदी और मंगोल शमन धर्म को बराबर का दर्जा दिया। सभी धर्मगुरुओं को टैक्स से छूट दी। कमाल है। उसका क्या मानना था इस बारे में? चंगेज खान का मानना था कि आसमान एक है और ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं था, ये एक विशाल बहुधार्मिक साम्राज्य को जोड़े रखने की एक प्रैक्टिकल नीति भी थी। और इतने बड़े साम्राज्य में खबरें कैसे पहुंचती थीं उस जमाने में? तो मतलब कोई तेज साधन नहीं थे? अरे साधन थे। चंगेज खान का याम सिस्टम किसी तेज कुरियर सर्विस से कम नहीं था। याम ये क्या था? ये घोड़ों के रिले स्टेशनों का एक अद्भुत नेटवर्क था जो पूरे साम्राज्य में फैला था। हर कुछ मील पर चौकियां थीं जहां ताजे घोड़े और संदेशवाहक तैयार रहते थे। अच्छा। इससे शाही फरमान, जासूसी रिपोर्ट और दूसरी जरूरी खबरें हजारों मील दूर तक अविश्वसनीय तेजी से पहुंच जाती थीं। मतलब एक दिन में सैकड़ों मील का सफर। वाह। इसी याम सिस्टम ने बाद में सिल्क रूट को सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी बनाने में भी मदद की। तो अब संगठन बन गया, कानून बन गया, संचार व्यवस्था बन गई। अब बारी थी दुनिया जीतने की। बिल्कुल। इस संगठनात्मक शक्ति और स्पष्ट कानून यासा के साथ चंगेज खान अब केवल मंगोलिया का शासक नहीं रहे, उनकी नजरें अब बाहर की दुनिया पर थीं। पहला कदम कहाँ? चीन की ओर। 1209 में उत्तरी चीन के शिष्या राज्य को हराया।
फिर 1215 में ज्यादा शक्तिशाली जिन राजवंश की राजधानी, जो आज का बीजिंग है, उस पर कब्जा किया और उसे बुरी तरह लूटा। चीन पर विजय का क्या असर पड़ा? क्या सिर्फ लूटपाट ही मकसद था? नहीं, सिर्फ लूटपाट नहीं। यहीं से मंगोलों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने चीनी इंजीनियरों और कारीगरों को बंदी बनाया और उनसे घेराबंदी करने की तकनीक सीखी। भारी कैटापल्ट, मेंजानिक जिन्हें कहते थे, सीज टावर। अच्छा, किले तोड़ने की तकनीक। हाँ, और शायद बारूद का शुरुआती इस्तेमाल भी। ये तकनीक मंगोल सेना के लिए गेम चेंजर साबित हुई। अब वो सिर्फ खुले मैदान के योद्धा नहीं रहे, बल्कि मजबूत किलेबंद शहरों को भी जीत सकते थे। चीन के बाद अगला निशाना कौन बना? मध्य एशिया का विशाल और समृद्ध ख्वारिज्म साम्राज्य। ख्वारिज्म मतलब आज का ईरान, उज्बेकिस्तान वाला इलाका? हाँ, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा इसमें आता था। बहुत अमीर इलाका था। और इसकी वजह क्या बनी? क्या ये सिर्फ विस्तार की भूख थी? तात्कालिक वजह बनी ख्वारिज्म के शाह मोहम्मद द्वारा मंगोल व्यापारियों और राजदूतों के एक दल की हत्या। ओहो। हाँ, चंगेज खान ने पहले व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसके दूतों को मारा गया तो उसने इसे पूरे मंगोल राष्ट्र का अपमान समझा। बदला लेने की भावना और व्यापार मार खोलने की इच्छा, दोनों ने मिलकर इस हमले को जन्म दिया। और ये हमला कैसा था? सुना है बहुत भयानक था। भयानक, इतिहास के सबसे विनाशकारी अभियानों में से एक। चंगेज खान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। समरकंद, बुखारा, उर्गेंच, निशापुर जैसे शानदार शहर जमीन में मिला दिए गए। बाप रे। लाखों लोग मारे गए, नहरें तोड़ दी गईं, खेत उजाड़ दिए गए। ये सिर्फ विजय नहीं थी, ये एक संदेश था। मंगोलों से उलझने का अंजाम क्या होता है। ख्वारिज्म साम्राज्य का तो नामो निशान मिट गया। ऐसा लगता है उसकी सेनाएं रुकी ही नहीं, पश्चिम की तरफ भी गईं। हाँ, ख्वारिज्म विलय के बाद उसने अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों, सुबुताई और ज़ेबे, को पश्चिम की ओर एक, कह सकते हैं, खोजी अभियान पर भेजा। लेकिन ये सिर्फ खोज नहीं थी। हाँ, ये सिर्फ खोज नहीं थी। उनकी सेनाएं कैस्पियन सागर के पार गईं, कॉकेसस पहाड़ों को लांघा, जॉर्जिया और आज के दक्षिणी रूस के मैदानों में पहुंची। क्या उनका सामना यूरोप की सेनाओं से हुआ? और नतीजा चौंकाने वाला था। 1223 में कैल्का नदी के किनारे मंगोलों की छोटी सी सेना ने कीविन रूस, मतलब प्राचीन रूसी रियासतें, और उनके क्यूमन सहयोगियों की एक बहुत बड़ी सेना को पूरी तरह कुचल दिया। इतनी बड़ी सेना को हरा दिया? हाँ, इस हार ने पूरे पूर्वी यूरोप में मंगोलों की दहशत फैला दी। लोग उन्हें ईश्वर का भेजा हुआ कहर मानने लगे। तातार का नाम सुनते ही कंपकंपी छूट जाती थी। हम बार बार उसकी क्रूरता और विनाश की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने यासा में धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र किया। ये विरोधाभास थोड़ा और समझना चाहेंगे। हाँ, यही चंगेज खान की शख्सियत को इतना जटिल बनाता है। वो निस्संदेह क्रूर था, खासकर विरोध करने वालों के लिए, लेकिन वो बेहद व्यवहारिक भी था। उसे पता था कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ डर से नहीं चलाया जा सकता। तो धार्मिक सहिष्णुता एक सोची समझी नीति थी? बिल्कुल, इसी व्यवहारिकता का हिस्सा थी। सभी धर्मों को छूट देने से साम्राज्य में शांति बनी रहती थी और अलग अलग समूहों का सहयोग मिलता था। और व्यापार, सिल्क रूट का क्या हुआ उसके दौर में? वो तो बहुत जरूरी था। उसने व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा दिया। एक तरह से उसने पैक्स मंगोलिका, यानी मंगोल शांति का दौर शुरू किया। पैक्स मंगोलिका? हाँ, मंगोल शांति। उसके कठोर कानूनों और याम प्रणाली ने सिल्क रूट को इतिहास में शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित बना दिया। डाकुओं का डर खत्म हो गया, व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधाएं दी गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, तकनीक, विचारों और यहां तक कि बीमारियों का भी आदान प्रदान अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया। मार्को पोलो जैसे यात्री इसी सुरक्षित माहौल की वजह से चीन तक पहुंच पाए। ज्ञान और कूटनीति को लेकर उसका क्या नजरिया था? वो तो खुद पढ़ा लिखा नहीं था शायद। हाँ, खुद शायद अनपढ़ था, लेकिन वो ज्ञान की कद्र करता था। उसने अपने साम्राज्य से विद्वानों, इंजीनियरों, प्रशासकों को इकट्ठा किया, चाहे वो चीनी हो, ईरानी हो या उइगर। उनकी सलाह लेता था, उनसे साम्राज्य चलाने में मदद लेता था। अच्छा। उसने एक लिखित भाषा, उइगर लिपि पर आधारित, उसको अपनाने को बढ़ावा दिया। साथ ही उसका जासूसी नेटवर्क कमाल का था। किसी भी हमले से पहले वो दुश्मन की ताकत, कमजोरी और अंदरूनी हालात की पूरी खबर रखता था। तो उसका अंत कैसे हुआ? क्या वो युद्ध के मैदान में मारा गया? नहीं, अपने जीवन के आखिरी साल उसने वापस चीन में बिताए। शेशिया राज्य ने, जिसे उसने पहले हराया था, फिर से बगावत कर दी थी। 1226 में वो इसी बगावत को कुचलने के लिए निकला। और फिर? इसी अभियान के दौरान 1227 में उसकी मृत्यु हो गई।
मौत का कारण क्या था, कुछ पक्का पता है? देखिए, ये आज भी रहस्य है। कोई कहता है घोड़े से गिरकर लगी चोटों से, कोई युद्ध में लगे पुराने घाव से, कोई किसी बीमारी का जिक्र करता है। मंगोल इतिहास इस पर और उसकी कब्र, कहते हैं वो भी एक रहस्य है। हाँ, शायद इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। उसकी वसीयत के मुताबिक उसके शव को वापस मंगोलिया ले जाकर एक गुप्त स्थान पर दफनाया गया। और कहते हैं कि हाँ, किंवदंतियों के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोगों, सैनिकों, गुलामों, यहाँ तक कि रास्ते में मिलने वाले हर जीव को मार दिया गया ताकि कब्र का राज हमेशा के लिए दफन रहे। बाप रे। हजारों वर्ग मील के इलाके को शायद जानबूझकर बदला गया ताकि कोई निशान ना मिले। आज तक कोई नहीं जानता कि चंगेज खान कहाँ दफन है। उसने अपना वारिस किसे चुना? क्या साम्राज्य उसके बाद बिखर गया? नहीं, बिखरा नहीं। उसने मरने से पहले ही अपने तीसरे बेटे ओगोदई को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ओगोदई? हाँ, ओगोदई खान। और वो एक काबिल शासक साबित हुआ। उसने पिता के साम्राज्य को और फैलाया। चंगेज खान ने जो मजबूत नींव रखी थी, उस पर उसके बेटों और पोतों ने मंगोल साम्राज्य को उसके शिखर पर पहुंचाया। कौन थे वो शासक और कितना बड़ा था साम्राज्य अपने चरम पर? ओगदेई के बाद चंगेज के पोते जैसे कुबलाई खान। कुबलाई खान, जिसने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की? हाँ, वही। और मार्को पोलो, जिसकी शान देखकर दंग रह गया था। और हलाकू खान, जिसने बगदाद को तबाह कर अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया। अच्छा। इनके दौर में मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य बन गया। मतलब पूर्व में कोरिया से लेके पश्चिम में हंगरी और पोलैंड तक। और उत्तर दक्षिण में? उत्तर में साइबेरिया से लेकर दक्षिण में वियतनाम और सीरिया तक। कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अंत में हम चंगेज खान की विरासत को कैसे देखें? एक तरफ करोड़ों मौतें, शहरों की राख, सभ्यताओं का विनाश। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसने पहली बार यूरेशिया के इतने बड़े हिस्से को एक शासन, एक कानून यानी यासा और एक संचार नेटवर्क याम के तहत जोड़ा। और धार्मिक सहिष्णुता ने शायद अनजाने में ही दुनिया को थोड़ा और करीब ला दिया। जाहिर है उसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह से याद करते होंगे। बिल्कुल। जिन इलाकों ने उसकी तलवार का कहर झेला, जैसे ईरान, मध्य एशिया, रूस, वहां के इतिहास में वो आज भी एक बर्बर हमलावर है। और चीन में? चीनी इतिहास उसे एक वंश, युआन वंश के संस्थापक के रूप में देखता है, भले ही वो विदेशी था, एक एकीकृत शासक के तौर पर भी। और मंगोलिया में? वहां तो हीरो होगा। मंगोलिया में तो वो आज भी राष्ट्रपिता है, राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक। वो मंगोलों को एकजुट करने वाला, उन्हें दुनिया के मंच पर लाने वाला महानायक है। उसकी तस्वीरें, मूर्तियां, उसके नाम पर हवाई अड्डा, वो उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा है। उसका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा? मतलब क्रूर, रणनीतिकार, संगठनकर्ता, सब कुछ एक ही इंसान में कैसे? हाँ, वो एक बेहद जटिल मिश्रण था। उसमें अविश्वसनीय इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास था। वो लोगों को पहचानने और उन्हें प्रेरित करने में माहिर था। योग्यता का पक्का पारखी था। बेहद अनुशासित और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार जो मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी बखूबी इस्तेमाल करता था, लेकिन साथ ही हाँ, बेहद निर्दयी भी। अपने वफादारों के लिए फरिश्ता तो दुश्मनों के लिए यमराज। उसके कुछ कहे हुए शब्द भी शायद उसकी सोच बताते हैं। कोई उदाहरण? हाँ, कुछ कथन मशहूर हैं, जैसे अगर डरते हो तो वो काम करो मत, अगर कर रहे हो तो डरो मत। ये उसकी निर्भीकता दिखाता है। एक और है जो उसकी युद्ध नीति और शायद उस दौर की क्रूर सोच दिखाता है। इंसान की सबसे बड़ी खुशी अपने दुश्मनों को कुचलने, उनकी दौलत छीनने और उनकी औरतों और बेटियों को अपनी बाहों में लेने में है। ये सुनने में आज बहुत बहुत क्रूर लगता है। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन एक और कथन है, गुस्से में किया गया काम हमेशा नाकाम होता है। ये उसके संयम और रणनीतिक सोच को दिखाता है। तो देखिए कितना विरोधाभास है। तो ये थी कहानी चंगेज खान की, एक खाना बदोश कबीले के अनाथ बच्चे से आधी दुनिया के शहंशाह बनने तक का अविश्वसनीय सफर। ये कहानी है कि कैसे जिद, संगठन और दूरदृष्टि से दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि दुनिया बदलने और साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा की कीमत अक्सर इंसानी खून और आंसुओं से चुकाई जाती है। उसकी विरासत सिर्फ विजय या विनाश में नहीं, बल्कि उस सवाल में भी है जो वो छोड़ गया। कौन सा सवाल? यही कि इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इतनी विविध संस्कृतियों और लोगों को एक सत्ता, एक कानून और एक नेटवर्क से जोड़ने का जो प्रयास उसने किया, चाहे उसके तरीके कितने भी क्रूर क्यों न रहे हों,
क्या उसने अनजाने में ही उस चीज की नींव रखी जिसे आज हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या दुनिया को जोड़ने का ये विचार किसी न किसी रूप में चंगेज खान के उस विशाल अल्पकालिक साम्राज्य की एक अनचाही विरासत है? ये सोचने लायक बात है ना।